दोस्तों, आज मैं आपको रवीश कुमार जी की एक रिपोर्ट जो पिछले दिनों आई थी एनडीटीवी पर, उसके कुछ तथ्यों से अवगत कराऊंगा और उन तथ्यों के दुष्परिणाम क्या हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। रवीश जी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था, तथ्यों के आधार पर बताया था कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने मेडिकल एमबीबीएस के दाखिले के लिए प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस में बड़ा भारी इजाफा कर दिया है। यानी पहले साल में जो फ़ीस 6,70,000 रुपये बैठा करती थी एक विद्यार्थी के लिए, एक साल की फ़ीस, उसको बढ़ाकर 23 लाख रुपये कर दिया गया है। 23 लाख। दूसरे वर्ष की फ़ीस को 7,25,000 से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जो छात्र दूसरे वर्ष में आ गए हैं वे तो 20 लाख देंगे ही, लेकिन पिछले वर्ष जो उन्होंने 6,70,000 दिया था, जबकि उन्हें 23 लाख इस रिपोर्ट के हिसाब से 23 लाख देना है, उसका बकाया भी उन्हें सेकंड ईयर में देना पड़ेगा। यानी सेकंड ईयर में, दूसरे वर्ष में उनकी फ़ीस बैठेगी 40 लाख रुपए के आसपास। बात यहीं नहीं रुक जाती है। तीसरे साल की फ़ीस जो 7,36,000 लगा करती थी, उस फीस को बढ़ाकर 26 लाख कर दिया गया है। यानी जो बच्चा 6-7 लाख में, 10 लाख में, 15 लाख में, 20 लाख में एमबीबीएस कर लिया करता था, 50 लाख का लोन लिया बैंक से तो एमबीबीएस कर लिया करता था, वो अब 50 लाख के बाद तो पास होगा, वो एमबीबीएस कर पाएगा। इस रिपोर्ट को मैंने अपनी फेसबुक पर साझा किया तो मेरे बहुत सारे मित्रों ने, किसी ने आलोचना की, किसी ने समर्थन किया, लेकिन इस रिपोर्ट पर मैं किस तरह से उसको विश्लेषित करता हूँ और इसके कितने दुष्परिणाम हमारे सामने आएंगे, इस तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं चुनौती दे रहा हूँ कि जो यदि कुछ भाजपा समर्थक या दूसरे लोग जिन्हें लगता है कि ये रिपोर्ट गलत है, तो मैं उन्हें निमंत्रित देता हूँ कि वो रवीश कुमार पर मुकदमा कर दें, कि मानहानि का मुकदमा करें कि झूठ बोल रहे हैं या भ्रम फैला रहे हैं, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रामाणिक खबर है। इसलिए रवीश कुमार ने भी अपने चैनल पे बड़ी ऑथेंटिक रूप से इस खबर को चलाया है। लेकिन इसके दुष्परिणाम कहाँ तक आते हैं ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा है, रवीश कुमार की इस रिपोर्ट को समझने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ यदि रवीश कुमार झूठ बोल रहे हैं तो इन पर तमाम मुकदमे दायर कर दिए जाएँ, ताकि भविष्य में ये बोलने लायक ही ना रहें। किंतु यदि रवीश कुमार ने सही ढंग से आम लोगों को तर्क संगत तरीके से आगाह किया है और उनके द्वारा उठाए जा रहे सवालात सही हैं, तब किस किस के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं यह आपको तय करना है। आप तय कीजिए, आप बताएं कि इस अपराध के लिए किनको कटघरे में खड़ा किया जाए। जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग जैसे तैसे कर्ज लेकर 8-10 लाख में अपने बच्चों को डॉक्टर बना लिया करते थे नीट पास करने के बाद, क्योंकि ये भी जो राशि बढ़ी है वो नीट पास करने वाले बच्चों की बढ़ी है, जो मिडिल क्लास से आते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। यानी उनके लिए मेडिकल में प्रवेश के दरवाजे बंद हो जाएंगे। केवल ऊपर वाले जो लोग हैं, जो धनाढ़ हैं, उन्हीं के बच्चे मेडिकल में आएंगे। अब इसका असर ये पड़ता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग जैसे तैसे कर्ज लेकर 8-10 लाख में अपने बच्चों को डॉक्टर बना लिया करते थे, अब उत्तराखंड सरकार के नए मोदी विज़न के अनुसार आत्मनिर्भर भारत में एक डॉक्टर 50 लाख में बैठेगा, कम से कम 50 लाख में बैठेगा, क्योंकि भाजपा की उत्तराखंड सरकार के नए नियमानुसार डॉक्टर बनने की लागत कई गुना बढ़ जाएगी। पहले 6-7 लाख में पढ़कर डॉक्टर बनने वाला बच्चा अपने मोहल्ले में 2-4 लाख लगाकर एक क्लिनिक खोल लिया करता था। कहीं दुकान ले ली या घर में कहीं क्लिनिक खोल लिया और 100 रुपये के प्रेस्क्रिप्शन पर वो हमारा ट्रीटमेंट या प्रेस्क्रिप्टिव इलाज वो लिख दिया करता था, दवाइयाँ लिख दिया करता था। 100 रुपये के प्रेस्क्रिप्शन पर दवा लिख दिया करता था। अब 50-60 लाख रुपए खर्च करने के बाद कोई बच्चा कथित मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक तो बेचारा क्या खोलेगा तो वहाँ से क्या कमाएगा, जिसने इतने लाख रुपए लगा दिए, 50-60 लाख रुपए लगाए, वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हैं वहाँ नौकरी करने जाएगा। अब वहाँ जो नौकरी करने जाता है, अब वहाँ सेवा या सहयोग नहीं होता है, वो शुद्ध रूप से व्यवसाय है। तब ये बड़े बड़े अस्पताल कसाई खाने बन रहे हैं। इसी वजह से वो अस्पताल कसाई खाने बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं इसको आप आगे जानेंगे। ये जानवरों की तरह इंसान को सिर्फ मार ही नहीं रहे,
ये बड़े बड़े अस्पताल इंसानों को आर्थिक रूप से भी बर्बाद करने पर तुले हैं। आम लोगों के घर बिकवा रहे हैं, कर्ज बढ़ा रहे हैं। इस गंदे मगर धंधे में इंश्योरेंस वाले भी कूद पड़े। अब ये दोनों मौसेरे भाई आम मिडिल क्लास के लोगों को लगातार लाशों में तब्दील कर रहे हैं। वो कहते हैं आप मेडिकल कराइए, मेडिकल कराने के बाद क्योंकि सब तो जाएंगे नहीं, जो उनके चंगुल में फंसा उनसे वो पूरा पैसा वसूल कर लेंगे। इधर इंश्योरेंस वाले आपसे वसूलते हैं, उधर आपसे वो अस्पताल वाले वसूल लेते हैं, और कई बार वो आपकी लिमिट से क्रॉस कर जाता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? उसका एक कारण यह है कि उन डॉक्टरों को टारगेट दिया जाता है कि आपको एक वर्ष में इतने करोड़ का बिजनेस हमें कमा के देना है। ये बात भी आगे आप देखेंगे। वे बहुत भाग्यशाली हैं जो उन कसाई खानों में 20-25 लाख रुपए बर्बाद करके भी जिंदा वापस आ जाते हैं। मैंने लाखों रुपए बर्बाद करके भी अपने अनेक परिजनों व प्रियजनों को लाश के रूप में घर आते देखा है, तो बहुत दुखद है। इन कसाई खानों से अपनों का शव वापस लेना भी कोई आसान काम नहीं। इसके बाद लिए गए लाखों के कर्ज को चुकाने में वर्षों लग जाते हैं। बीमारी के लिए जो आप कर्ज लेंगे उसको चुकाने में ही आपको वर्षों लग जाएंगे। अब इसके मूल कारण को समझने की कोशिश करते हैं। इन कथित जनहितकारी उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई पर जो लाखों का बोझ बढ़ा दिया है, वे ऐसे ही डॉक्टर पैदा करेंगी जो उन करोड़पति नेताओं या व्यापारियों के अस्तबलों, वो अस्पताल कह रहे हैं अस्तबल हैं, अस्तबलों कथित अस्पतालों में चाकरी करेंगे। तब उनसे कहा जाएगा कि हमने यहाँ 200 करोड़ रुपए लगाकर यह 5 स्टार दुकान खोली है, यह कोई धर्मशाला या खैराती अस्पताल नहीं है। हमें प्रति डॉक्टर प्रति माह 1 करोड़ रुपए चाहिए। टारगेट पूरा ना होने पर आपको बहाल कर दिया जाएगा। ऐसे में 20-25 लाख रुपए बर्बाद करके जो इंसान डॉक्टर बना है, उसमें कुछ भी इंसानियत बचेगी? इसीलिए बार बार ये संदेह पैदा होता है कि क्या ये सरकार वास्तव में आम लोगों की सरकार भी है। यदि उत्तराखंड को लेकर भाजपा के नेतृत्व में एक अनिश्चितता, नकारात्मकता, अस्थिरता, भ्रमात्मकता, खेमात्मकता, क्योंकि कितने मुख्यमंत्री बदल दिए, वे खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन व्यक्ति है जो उत्तराखंड की नैया पार करा सकता है, खुद उनके मन में कन्फ्यूजन है, वगैरह वगैरह ना होती तो इनकी भद क्यों इतनी पड़ती। कोई स्थायी सरकार वो खुद नहीं दे पा रहे। रही सही कसर इस सरकार के इस दिवालियापन ने पूरी कर दी। भगवान ही बचाए ऐसे डॉक्टरों से जो टारगेट पूरा करने के लिए लोगों को लाशों में तब्दील करने को तैयार हो जाएंगे। दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है कि आप झक मारकर प्राइवेट अस्पतालों में ही जाने के लिए मजबूर हो सकें, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं दे रहे। मुझे याद आ रहा है कि शुरू से ही सभी सरकारी व्यवस्थाओं को जानबूझकर उजाड़ा जाता था ताकि लोग प्राइवेट दुकानों में जाने पर मजबूर हो जाएं। यही हाल शिक्षा व्यवस्था में किया गया और यही सब कुछ कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी किया गया। अपने अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकारी व्यवस्थाओं को इस तरह व्यापारियों और उद्योगपतियों के सामने परोस दिया गया है, और सरकार ने उन पूंजीपतियों के दलाल बन रही हैं। चाहे किसी भी नियत या नीति की सरकारें रही हों, इससे पहले भी रहा है। ऐसा नहीं कि भाजपा सरकार ही ऐसा कर रही है, कांग्रेस के समय में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को बेचा गया जो जनहित में तैयार की गई थी। अब भी समय है, हम तो बहुत बर्बाद हुए, मगर आने वाली नस्लों को सावधान करना हमारा फ़र्ज है। और धर्म भी, अब अपने हिस्से की लड़ाई तो आपको ही लड़नी है। अब जरा विश्व के इन महानायक महोदय को भी सुन लीजिए। सत्ता में आने से पहले ये किस तरह महंगाई की दहाड़े मार मार कर रोया करते थे। खुद 2014 से पहले माननीय प्रधानमंत्री भी कई बार उन्होंने पिछली सरकार के सामने महंगाई का रोना रोया, लेकिन जब से ये सत्ता में आए हैं तब से महंगाई के बारे में इन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। चाहे वो कि पेट्रोल के दाम हो, चाहे बाज़ार की दाल सब्जी महंगी हो रही हो, तमाम सारी चीज़ें जो महंगी हो रही हैं, प्रधानमंत्री मुझसे महंगाई पर नहीं बोला गया। वे मन की बात तो करते हैं, जन की बात नहीं करते। वो अपने मन की बात करते हैं। जन की बात करें तो महंगाई दिखाई देगी। कभी कभी तो ऐसा आभास होता है कि हमारे युवाओं को उच्च शिक्षा से ही वंचित किया जा रहा है, क्योंकि उनकी शिक्षा के अनुकूल नौकरियां है ही नहीं। तब नौकरियां ख़त्म हो गई हैं तो लोग पढ़ने से, उच्च शिक्षा से भी परहेज करेंगे। हर उच्च शिक्षा अथवा प्रतियोगिता में इतने व्यवधान पैदा किए जा रहे हैं कि बहुत से योग्य बच्चे तो पहले ही छंट कर बहाल हो जाएं। जो
पर्याप्त शिक्षा लिए हुए हैं, वे भी उन प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर हो जाते हैं। इतनी तरह के प्रतिबंध, इतनी सीमित सीटें और इस तरह के बहुत सारे व्यवधान उनके सामने खड़े कर दिए गए हैं कि बहुत से योग्य बच्चे पहले ही छटकर बहाल हो जाएं। IIT के अस्थायी अध्यापकों को भी अभी देख लीजिए, 30 सितंबर के बाद बोझें बिस्तर समेटने के लिए आदेश हो गए हैं। जो IIT के प्रोफेसर हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, वो सब संविदा पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। उनसे कह दिया गया है कि उनमें से बहुतों के 30 सितंबर के बाद उनके जॉब समाप्त हो जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU जैसे तमाम शिक्षण संस्थानों में यही हालत है। 20-25 साल तक सेवा देने के बावजूद सैकड़ों शिक्षक अस्थायी हैं, टेम्परेरी हैं। 20-20 साल तक उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है और वे लगातार शोषण का शिकार हो रहे हैं, मगर उन्हें आवाज़ उठाने लायक तक भी नहीं छोड़ा गया है। यह सभी कुछ केवल और केवल मोदी सरकार का किया धरा ही नहीं है। पिछली तमाम सरकारें भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स का यही शोषण करती रही हैं। कभी शिक्षा में पीरियड बढ़ा दिया जाता है, MA के बाद MPhil जोड़ दी जाती है, 11th के बाद +2 जोड़ दिया जाता है। शिक्षा में भी गैप बढ़ा दिया जाता है ताकि बेरोजगारी आने में कुछ समय और बच सके। हर बार कभी शिक्षा में बैरिकेड बढ़ा दिए जाते हैं, तो कभी प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर बहुतों को बाहर कर दिया जाता है। ऐसा दृश्य भी अनेक बार सामने आता है कि स्वीपर या चपरासी के पद के लिए MA, MSc, BTech, PhD तक के लोग आवेदन कर देते हैं। स्वीपर के लिए जॉब है या किसी PN के लिए लोग हैं तो MA, MSc वाले लोग आवेदन कर देते हैं, PhD वाले लोग पहुंच जाते हैं, BTech वाले लोग आ जाते हैं। पिछले दिनों BTech और MTech वाले लोगों ने जूता पॉलिश किया, उन्होंने बताया कि रोज़गार नहीं है। सभी सरकारें लाखों रोज़गार देने के वादे करती हैं। हर सरकार वादे 5 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, हर साल इतनी नौकरी देंगे, ये वादे करके वो सरकारों में सत्ता में आते हैं और जब आ जाते हैं तो भूल जाते हैं। सभी सरकारें लाखों रोज़गार देने का वादा करती हैं, मगर सभी संसाधन तो निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं। सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को जा रहा है। सरकारी नौकरी की जो अपेक्षा करता है बच्चा, वो छूट गया। प्राइवेट नौकरी में कितना शोषण है सब जानते हैं। सरकारी नौकरियों को साजिशन खत्म किया जा रहा है। ऐसे में जो आरक्षण का झुंझुना ये पकड़ाते हैं कि हर जॉब में इतने % इनको आरक्षण, इतने % उनको आरक्षण, उस आरक्षण का क्या लाभ है, क्योंकि नौकरियाँ ही नहीं हैं। जब नौकरियाँ नहीं हैं तो आरक्षण लेकर भी क्या करेंगे आप। ये बहुत बुरे हालात हमारे आज के नौजवान के सामने खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि नौजवानों को खुद भी सोचना चाहिए। हालांकि एक फंडा ये है कि आप अपना रोज़गार शुरू कीजिए, लेकिन वो भी इतना सरल नहीं है। रोज़गार करना सबके लिए संभव नहीं है और सभी रोज़गार करने लगेंगे तो उनके कर्मचारी फिर कहाँ से हैं। तो ये बहुत बड़ा संकट है एक रोज़गार को लेकर, आमदनी को लेकर, हमारे युवाओं के भविष्य को लेकर। मुझे लगता है कि हमारे युवाओं को और हमारे सभी केंद्रीय तथा राज्यों की सरकारों को एक बार दोबारा हमारे युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद।